हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एजुकेशन। देखिए, अगर आप एचपीएससी के अंदर जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी निकली है, अगर आप उनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप योरपीडिया और ईसीपी के द्वारा जो कोर्स लॉन्च किया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप अभी से उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो पास्ट पेपर के रिगार्डिंग है। तो आज हम जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एचपीएससी के अंदर जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसके अंदर जो सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चंस आए थे उन सिस्टम का उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सैम्पलिंग थ्योरम से रिलेटेड था। पहले बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है? सैम्पलिंग थ्योरम आपको क्या कहती है भाई? सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है? बेसिकली देखो, आपके पास कोई सिग्नल है, राइट? सिग्नल को अगर आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? उस सिग्नल को सैंपल करना पड़ेगा, देन आपको क्वांटाइज करना पड़ेगा, देन उसको एनकोड करना पड़ेगा, तब वो डिजिटल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा 0101 की फॉर्म में। सो राइट, तो यहाँ पे एक टर्म एक बॉक्स यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपलर। सैंपलर क्या करता है? बेसिकली जो आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो बेसिकली इस पे कुछ लिमिटेशंस होती है, जहां यहाँ पे जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से आप सैम्पलिंग करोगे, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, कितने से ज्यादा नहीं रखनी, कितने से कम नहीं रखनी। जो सारी लिमिटेशंस होती है वो आपको कौन बताएगी? सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहती है भाई? अगर आप इस सिग्नल को वापस से रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इस सिग्नल की मीन्स आप वापस से अगर एनालॉग फॉर्म में ये सिग्नल है इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, डिजिटल टू एनालॉग वापस आना चाहते हैं, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है एफ एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम। यहां पे जो ये एफ मैक्सिमम है ये बेसिकली क्या होती है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन दैट सिग्नल। तो अगर मैं इस सिग्नल की बात करूं तो उसने पूछा नेक्विस्ट क्राइटेरिया, राइट? तो ये पूछ रहा है फॉर द सिग्नल एफ ऑफ टी द मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाइंग द निक्विस्ट क्राइटेरिया। इसको नेक्विस्ट क्राइटेरिया भी हम लोग बोलते हैं कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ एफ मैक्सिमम से। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी की? एफ एस शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ मैक्स। अब आप अपने सिग्नल को देखो तो ये मिनिमम वैल्यू है जो आपको चाहिए होगी। अब मैं अगर इस सिग्नल एफ ऑफ टी को ध्यान से देख रहा हूं भाई, यहाँ पे ये मेरा एफ ऑफ टी सिग्नल है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट साइनोसोडल सिग्नल है, इस साइनोसोडल सिग्नल की ओमेगा 1, इसको ओमेगा में ले लेते हैं। कितनी है भाई? 8 पाई। देखिए, कोई भी साइनोसोडल सिग्नल है वो बेसिकली क्या लिखा जाता है? उसका एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट? तो यहां पे जो फैक्टर लिखा होता है इसको क्या बोला जाता है हमारे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 पाई। एंड रिमेंबर जो ओमेगा होता है बेसिकली इस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। एफ क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो तो फर्स्ट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी आएगी f1, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहां से 8 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट विल बी 4 हर्ट्ज, राइट? जो ओमेगा होता है इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट क्या होती है आपके पास? हर्ट्ज। तो मैंने फर्स्ट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकाली। सिमिलरली आप इस सेकंड सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, जो कि क्या आने वाली है आपके पास? मैं f2 डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां से। तो वो क्या हो जाएगी भाई? 12 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट विल बिकम 6 हर्ट्ज। ऐसे ही आप तीसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकालो। इस सिग्नल के अंदर ओमेगा कितना है भाई? 14 पाई, राइट? अगर आप यहां से फ्रीक्वेंसी निकालोगे f, जो बेसिकली कितनी आएगी? 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 7 हर्ट्ज। तो अब आपने चेक करना, मेरे पास तीन फ्रीक्वेंसीज हैं, एक 7 हर्ट्ज है, एक 6 हर्ट्ज है, और एक क्या है अपने पास? 4 हर्ट्ज है। तो ये तीन फ्रीक्वेंसीज है, इन तीन में से मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम हो जाएगी अपने पास 7 हर्ट्ज।
इट मीन्स अगर मैं मैक्स मिनिमम सैंपलिंग रेट की बात करूं तो मिनिमम सैंपलिंग रेट 2 into 7 होना चाहिए, दैट विल बी 14, राइट। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हर्ट्स। हाँ जी, आंसर क्या आएगा 14, आंसर रहेगा इसका डी। तो ये बेसिक आइडिया है, अगर आपका कभी सैंपलिंग का क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप से टैकल कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली जेड ट्रांसफॉर्म थे था। उसने क्या बोला, कोई सिग्नल एफ ऑफ जेड आपके पास गिवन है, कोई सिग्नल गिवन है आपको, क्या एफ ऑफ जेड, राइट, ये एफ ऑफ जेड गिवन है, और उसने पूछा है इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, जिस सीक्वेंस का ये जेड ट्रांसफॉर्म है वो एफ ऑफ के है। मींस आपके पास कोई एफ ऑफ के सीक्वेंस थी, आप इसका जेड ट्रांसफॉर्म लो तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2, मतलब क्या है, आपको इस एफ ऑफ के की वैल्यू निकालनी है 2 पे, राइट, जिसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ जेड है। तो इसको कैसे करेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो इसके करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है कि भाई ये जो गिवन सिग्नल है मैं डायरेक्टली क्या ले लूं, इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लूं, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, राइट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशंस काफी ज्यादा बन जाएंगी। तो इस केस में जब भी कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आपसे पूछी होगी, जैसे मेरे को एफ ऑफ 2 पूछ लिया, एफ ऑफ 3 पूछ लिया, एफ ऑफ 4 पूछ लिया, या एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, समथिंग लाइक दैट, अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू पूछी होगी तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ जेड आपको जो गिवन है, इस एफ ऑफ जेड को किस फॉर्म में लिख लेना है आपने, देखो ध्यान से, जो ये एफ ऑफ जेड गिवन है आपको इसको लिख लेना है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्केयर प्लस जेड डिवाइडेड बाई जेड स्केयर माइनस 2z प्लस 1। तो ऊपर से आपने जेड स्केयर कॉमन ले लेना है, नीचे से भी आपने क्या कर लेना है, जेड स्केयर कॉमन ले लेना है। तो जैसे ऊपर से जेड स्केयर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस क्या बन जाएगा भाई, जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ जेड इनवर्स प्लस जेड टू द पावर माइनस 2। ठीक है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास जेड की पावर -1 -2 की फॉर्म में जो है एक्सप्रेशन यहां से बन जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद आपने क्या करना है, देखो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं पावर सीरीज मेथड। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अब जो आपका न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर क्या है मेरे पास 1 प्लस जेड इनवर्स, इसको मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, 1 माइनस ट्वाइस जेड इनवर्स प्लस जेड टू द पावर -2, इससे आप डिवाइड करोगे। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये 1 हटाना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो 1 माइनस 2 जेड इनवर्स प्लस जेड टू द पावर -2, माइनस कर देते हैं ऊपर वाले से, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, 3 जेड टू द पावर -1 माइनस जेड टू द पावर -2। अब आपको इस जेड इनवर्स को रिमूव करना है तो ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई आपको, +3 जेड इनवर्स, राइट, +3 जेड इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, 3 जेड इनवर्स -6 जेड टू द पावर -2 प्लस 3 जेड टू द पावर -3। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस ये माइनस, तो देखिए मेरे पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 5 जेड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, -3 जेड टू द पावर -3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस 5 जेड इनवर्स को हटाने के लिए 5 जेड टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो ध्यान से देखो, आगे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कोफिशिएंट जो देगा आपको वो f ऑफ 0 की वैल्यू देगा, ये कोफिशिएंट जो आपको वैल्यू देगा वो होगी f ऑफ 1। तो जेड इनवर्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या देगा, f ऑफ 1 देगा।
जो जेड की पावर जीरो, यहाँ पे जेड की पावर जीरो रही होगी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या देगा, एफ ऑफ जीरो देगा, और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी, एफ ऑफ वन, ओ सॉरी एफ ऑफ टू होगी, क्योंकि किसका कोफिशिएंट, जेड टू द पावर -2 का। आप डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आप क्या निकाल पा रहे हो, यहां से वैल्यू, किसी स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे एफ ऑफ टू निकाला मैंने, कितना आया मेरे पास, 5। आंसर क्या आएगा भाई इसका, 5। कॉन्सेप्ट समझ आया। जब भी जेड ट्रांसफॉर्म में कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, बेसिकली उस जेड ट्रांसफॉर्म को इस फॉर्म में लिख लेना है, एंड देन उसके जो क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को, एंड कंप्लीटली आपने सोल्व कर लेना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A system is defined by the impulse response. The system is, देखो उसने कोई एक सिस्टम है जो आपको डिफाइन करके दिया है, क्या एच ऑफ एन क्या दिया हुआ है आपको, एच ऑफ एन की वैल्यू है 2n u ऑफ n-2। अब उसने क्या पूछा है कि भाई ये सिस्टम कोजल है या स्टेबल है, स्टेबल है या कोजल है, मतलब इसी के बीच में उसने कॉम्बिनेशन आपसे पूछे। तो हमें इसकी कोजलिटी और किसके बारे में डिस्कशन करना है, स्टेबिलिटी के। देखो जब भी हम लोग कोजलिटी की बात करेंगे फ्रॉम एच ऑफ एन से, एच ऑफ एन से आपको क्या चेक करना है, कोई भी सिग्नल कोजल है या नॉन कोजल है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेसिकली देखो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, यहां से ग्राफ देखना ध्यान से, ये क्या है 2n u ऑफ n-2, मींस ग्राफ जो है कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। इस u ऑफ n-2 की वजह से ग्राफ जो है वो 2 से स्टार्ट होगा। तो जब आप 2 की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 टू द पावर 2, देन 2 टू द पावर 3, लाइक दैट। इससे पहले सारी वैल्यूज पे क्या होगा, ग्राफ 0 होगा। तो ये बेसिकली चलता रहेगा काम इधर की तरफ n के लिए। तो ये मेरे पास h ऑफ n का ग्राफ है भाई। तो अगर ये h ऑफ n का ग्राफ है आपके पास, तो क्या कहती है भाई कोजलिटी, कि आपका h ऑफ n जो है बेसिकली वो 0 होना चाहिए फॉर ऑल द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। मतलब अगर आपका सिस्टम जो है वो कोजल है तो h ऑफ n जो है वो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर n लेस देन 0। n लेस देन 0 के लिए आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, सॉरी इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे जो आपका गिवन सिस्टम है इसका जो इंपल्स रेस्पॉन्स है वो सारा का सारा 0 है फॉर n लेस देन 0। इट मींस जो गिवन सिस्टम है ये क्या है, कॉजल है। पहली चीज मुझे यहां से पता चल गई। चलो एक चीज हमने चेक कर ली, कॉजलिटी। कॉजलिटी जब भी चेक करोगे, कॉजलिटी चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, एच ऑफ एन, जो इंपल्स रेस्पॉन्स आपको गिवन होगा। जैसे ये एच ऑफ एन गिवन है तो ये जो एच ऑफ एन है बेसिकली ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर n लेस देन 0 के लिए, राइट। ओके, तो ये मेरे पास क्या बता रहा है, कॉजलिटी। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी के क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए जो एच ऑफ एन है वो एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, राइट। इसका मोड जो है अगर आप समेशन करो -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट आनी चाहिए। बट अगर आप इसका समेशन करोगे तो समेशन करने के बाद आप क्या देख रहे हो भाई, n इज इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट हुआ, 2 से लेके इनफाइनाइट तक गया है, वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू पावर n। हाँ जी, इसका सम करेंगे 2 की पावर 2 3 4 मीन्स 2 की पावर क्या करते जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है। इट मीन्स अगर आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि वैल्यू क्या है भाई 2 है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अगर वैल्यूज हमेशा क्या करते जाएगी, जैसे ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करते जाएगी। जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी इट मीन्स अगर टोटल वैल्यूज को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या बनाई थी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी, बट आ क्या गया, इन्फिनिटी। इट मींस क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल। तो आपका जो गिवन सिस्टम है वो क्या है, कॉजल है एंड अनस्टेबल है। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, बी, कॉजल बट नॉट स्टेबल, राइट। चलो, तो ये थी कॉजलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात, स्टेबिलिटी की बात। नेक्स्ट, काफी क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे, 10 से 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं सिग्नल एंड सिस्टम से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट था यहाँ पे सिग्नल एंड सिस्टम, और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपको बेसिक आइडिया है तो बेसिक क्वेश्चन से आप सोल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज एन यूनिट रैंप फंक्शन। देखो उसने इम्पल्स रेस्पॉन्स दे दिया आपको, एच ऑफ टी दिया हुआ है, एच ऑफ टी क्या बता दिया, आर ऑफ टी। आर ऑफ टी क्या होता है भाई, रैंप फंक्शन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टी टाइम्स यू ऑफ टी होती है। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। सो बेसिकली आपको याद रखना एक चीज, जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स। जो आपका इंपल्स रेस्पॉन्स गिवन होगा सिस्टम का, उसका डायरेक्टली आप क्या ले लो, लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो, तो क्या आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। तो आर ऑफ टी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है बेसिकली वो क्या होता है, एच ऑफ एस लिख लेते हैं, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, वो होता है 1/s²। ये जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहां पे मैं डिटेल में एक टेबल बनाऊंगा और सारी डिटेल में चीजें आपको लिखाऊंगा जब सिग्नल सिस्टम हम कर रहे होंगे। बट बेसिकली अभी याद रखो कि क्या होता है, वो 1/s² होता है। तो क्या आंसर आएगा भाई, ए आंसर आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the function f of s is equals to 5 upon s into s² plus 3s plus 1 where f of s is the Laplace transform of f of t, initial value of f of t is। देखो जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर दो चीजें होती है, एक इनिशियल वैल्यू थ्योरम, एक होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे उसने इनिशियल वैल्यू पूछी है, तो इनिशियल वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज करोगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम की अगर मैं बात करूं, ये क्या कहती है भाई आपको, अगर आप किसी भी सिग्नल की वैल्यू आपको कहां निकालनी है, टी लिमिट t टेंस टू 0, मतलब आपको कहां निकालनी है, t इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू। ये बेसिकली किसके इक्वल होगी, लिमिट s टेंस टू इनफाइनाइट s टाइम्स f ऑफ s के इक्वल होती है भाई, राइट। अब जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल बन जाएगी अपने पास, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s टाइम्स 5 अपॉन s इंटू s² प्लस 3s प्लस 1। तो s से s कैंसिल आउट हो गया। देखो अब जैसे ही मैं इनफाइनाइट रिप्लेस करूंगा, तो इनफाइनाइट रिप्लेस करने के बाद ये मेरे पास क्या बच जाएगा, 5 अपॉन इंफिनिटी। फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या होता है अपने पास, 0, राइट। अगर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बनती 0/0 और लाइक दैट, तो आपको क्या करना पड़ता उस केस में, लिमिट को सोल्व करना पड़ता, जो लिमिट की कंडीशंस होती है। जब आपने मैथमेटिक्स में लिमिट पढ़ोगे तो वहां पे आपको डिस्कस करेंगे हम लोग ये चीज। तो बेसिकली 5 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन गया अपने पास, 0 बन गया। आंसर क्या आ गया इसका, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू continuous time signal xt and yt where t greater than 0 the convolution zt is equals to xt convolution yt is। फर्दर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप डायरेक्टली कॉन्वोल्यूशन से चले जाओ, एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कहाँ से चले जाओ, लैपलास ट्रांसफॉर्म से। तो जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसका इजीली आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म पता हो, तो कॉन्वोल्यूशन आप कहाँ से करोगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म से। कैसे करेंगे भाई, लैपलास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, अगर आपके पास दो सिग्नल हैं एफ ऑफ टी एंड एक है मान लीजिए जी ऑफ टी, अगर आपने इन दोनों का क्या कर दिया, कॉन्वोल्यूशन कर दिया, किस डोमेन में, टाइम डोमेन में, तो एस डोमेन में जब आप लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लोगे, मींस आप कौन से डोमेन में चले जाओगे, एस डोमेन में चले जाओगे। तो एस डोमेन में एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस, एंड जी ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, जी ऑफ एस। और जो ये बीच में कॉन्वोल्यूशन लगा हुआ था, ये कॉन्वोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे पहले हमको इन दोनों का लैपलास ट्रांसफॉर्म तो पता ही है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पार्शियल फैक्टर लेंगे, देन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। आफ्टर टेकिंग द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड टी, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको।
तो मेन कंसेप्ट था क्या यूज करना हमने यहाँ पे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। देखो जैसे एक्स ऑफ टी दिया हुआ है ई रेस टू द पावर माइनस टी, इससे पहले चीज समझो, अगर आपके पास ई रेस टू द पावर माइनस ए टी कोई भी सिग्नल है, राइट, जो कि t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, इसका अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे तो वो आएगा 1 अपॉन एस प्लस ए। रिमेंबर, याद रखना ये चीज, राइट। तो जैसे ही अगर x ऑफ टी आपने ये लिया है तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आएगा भाई मेरे पास, x ऑफ s आएगा, और x ऑफ s की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस प्लस 1। ऐसे ही आप क्या निकालोगे भाई, y ऑफ t निकालोगे, तो y ऑफ t क्या गिवन है आपको, e रेस टू द पावर माइनस 2t, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो y ऑफ s क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस 2। तो मेरे पास x ऑफ s भी आ गया, y ऑफ s भी आ गया। अब क्या करेंगे बेसिकली z ऑफ s किसके इक्वल बनेगा, x ऑफ s टाइम्स y ऑफ s। x ऑफ s की वैल्यू 1 अपॉन एस प्लस 1 है और y ऑफ s की वैल्यू 1 अपॉन एस प्लस 2 है, राइट। मेरे पास जो फाइनली z ऑफ s आ गया, कितना आएगा z ऑफ s, a अपॉन, सॉरी नोट a, 1 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2। अब क्या करना भाई, आपने इसके पार्शियल फैक्टर लेने हैं, तो पार्शियल फैक्टर कैसे लेंगे, 1 अपॉन s प्लस 1, 1 अपॉन s प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 2। एलसीएम ले लो दोनों साइड से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, a टाइम्स s प्लस 2 प्लस b टाइम्स s प्लस 1। तो देखो a प्लस b इंटू s, 2a प्लस b, ये आपके पास ये साइड बन गई, इस वाली साइड क्या है 1। तो जब हम पावर्स को कोफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए अपने पास, 0 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स a किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी के इक्वल आ जाएगा, एंड 2a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। 2a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, राइट। तो a इक्वल्स टू क्या रख देंगे, माइनस बी, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 के, और a किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो यहां से आपको a और b की वैल्यूज आपको मिल गई। तो अब z ऑफ s को क्या रख सकते हैं हम लोग, z ऑफ s को 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 2। अब आप क्या ले लोगे, इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लोगे सिमिलरली इस वाले से। तो z ऑफ t क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो इससे बहुत इजी हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, e रेस टू द पावर माइनस t माइनस e रेस टू द पावर माइनस 2t। हाँ जी, कौन सा आंसर आ रहा है, ए। तो ये बेसिकली आंसर रहेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसका आपको इजीली लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता हो, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म से चले जाओगे जब आपको क्या निकालना होगा, कॉन्वोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि आपको मैच करना है कौन सा सिग्नल किस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखो जब मैं इवन सिग्नल की बात करूंगा, इवन सिग्नल बेसिकली वो सिग्नल होते हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, e ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी। अगर कोई सिग्नल इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, इवन सिग्नल है। तो इट मीन्स यहाँ पे देखें ये वाला सिग्नल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो गया, राइट। कोजल सिग्नल क्या बताया था अभी, कोजल सिग्नल वो होता है जो केवल किस साइड लाई करेगा, राइट हैंड साइड लाई करेगा। तो ये वाला सिग्नल देखो, इसमें यूटी से मल्टीप्लाई है भाई, यूटी क्या होता है आपके पास, राइट साइडेड सिग्नल होता है। ऐसे किसी भी सिग्नल को आप यूटी से मल्टीप्लाई करो तो यूटी उस सिग्नल को क्या बना देगा, राइट साइडेड बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कोजल सिग्नल। नेक्स्ट होता है आपके पास पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल की क्या डेफिनेशन होती है, अगर कोई भी सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है तो इट मींस एक्स ऑफ एन किसके इक्वल होगा, एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन, राइट। और ये जो कैपिटल एन होगा मतलब वो अपने आप को क्या करेगा, कैपिटल एन के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर कोई सिग्नल एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, इट मींस हम उस सिग्नल को क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक। तो ये जो लास्ट लिखा हुआ है ये कैसा है भाई, पीरियोडिक सिग्नल है।
ये किसकी प्रॉपर्टी है? पीरियोडिक सिग्नल की प्रॉपर्टी है। एंड फर्स्ट सिग्नल, अगर हम क्या बात करें, इस फर्स्ट सिग्नल की बात करें, तो ये जो फर्स्ट सिग्नल है ये कैसा बचा अपने पास? एनर्जी सिग्नल बचा, कि बाकी सारे तो कवर हो गए यहां से, तो एनर्जी सिग्नल। तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है यहां से? ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? क्योंकि सेकंड वाला किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। सेकंड वाला इवन सिग्नल है। थर्ड वाला किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। फोर्थ वाला सी के साथ जाएगा। एंड डी वाला कौन से के साथ चला जाएगा? 1 के साथ चला जाएगा। इट मींस ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन पे इसने यहां पे क्वेश्चन को फ्रेम किया था। नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्वेश्चन बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म से था। अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से इस क्वेश्चन की डिस्कशन के बारे में बात करूं, तो उसने क्या दिया हुआ है आपको? एक सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ जे ओमेगा, राइट? मीन्स x ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या है? x ऑफ जे ओमेगा है। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल x ऑफ 5t माइनस 3। 5t माइनस 3 का आपको क्या निकालना है? फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो पहले यहां पे देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म की दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? x ऑफ टी माइनस टी नोट का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? e रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट, और साथ में क्या आ जाएगा? x ऑफ ओमेगा। अगर यही चीज आपके पास क्या होती है? x ऑफ ए टी होती, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा बेसिकली वो हो जाता है 1 अपॉन मोड ऑफ ए एक्स ऑफ ओमेगा बाई ए, राइट? चलो जी, देखो x ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? x ऑफ ओमेगा है। तो पहले हम लोग किसका करेंगे? x ऑफ टी माइनस 3 का फोरियर ट्रांसफॉर्म। x ऑफ टी माइनस 3 का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे पहले। x ऑफ टी माइनस 3 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा बेसिकली वो आपके पास आएगा e रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा 3 x ऑफ ओमेगा। यहां तक समझ आया? कौन से वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने? पहले वाली प्रॉपर्टी। दूसरे वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जब हम क्या कर देंगे भाई? 5t के लिए चलेंगे, तो अब क्या हो जाएगी? स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। तो स्केलिंग के साथ क्या आ जाएगा? 1/5 बाहर आ जाएगा। एंड बाकी बचे हुए फंक्शन में जहां भी आपको ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा की जगह क्या रख दोगे? ओमेगा बाई 5। कौन सा ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है? ए। क्या आ जाएगा? ए। तो यहां पे मिक्सिंग ऑफ टू प्रॉपर्टीज था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म थी, जिसके हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, देखो ये क्या बोला? द आउटपुट वाईटी ऑफ ए कोजल एलटीआई सिस्टम डिस्क्राइब बाय द एच एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 फॉर ए गिवन इनपुट xt इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ओके, तो एच ऑफ एस आपको दिया हुआ है। तो एच ऑफ एस जो होता है सिस्टम का, वो होता है आउटपुट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। सो वाई ऑफ एस यहां से क्या बन जाएगा? एच ऑफ एस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑफ एस। एंड एक्स ऑफ एस जो एक्स ऑफ टी एस का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, एक्स ऑफ एस बेसिकली कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एस प्लस 1। ये मैं बता चुका, अभी भी निकाला था अभी थोड़ी देर पहले यहां से, अगर याद होगा पीछे भी किया है ये। ई रेज टू द पावर माइनस टी यू टी का फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1। तो एस प्लस 1 से एस प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा? 1 अपॉन, देखो नीचे वाले को क्या कर सकते हैं? एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। इसको हम लोग ट्राई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा? 1 अपॉन एस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है ये किसका होता है बेसिकली? ये किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा बेसिकली? यहां से आपके पास देखो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा e रेज टू द पावर माइनस टी साइन ऑफ टी का, साथ में ut भी आएगा, राइट? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए।
आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका, राइट। 1 सेकेंड, हाँ इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, ए आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम विद इनपुट xt आउटपुट yt इज डिस्क्राइब बाय दिस रिलेशनशिप। देखिए जब इस रिलेशनशिप से आपका कोई भी सिस्टम डिस्क्राइब होगा तो उसने इसके बारे में पूछा है, ये नॉन लीनियर होगा, टाइम वेरिंग होगा, क्या होगा। पहली चीज देखो, जब भी आपके पास इस टाइप से सिस्टम आएगा तो आपको चेक करना है इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशन है। सो yt, आपको टाइम से मतलब नहीं है, केवल इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन चेक करना है। इस टाइम को भूल जाओ यहाँ से, केवल इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये आउट इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। तो ये सिस्टम कैसा होगा, लीनियर होगा। बाकी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये शॉर्टकट होता है। आपको इन दोनों को, इसको टी को एज ए कांस्टेंट मान के चलो, जैसे 2 4 5 6 समथिंग लाइक दैट। टी क्या होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, तो यहां से एक्स टी और वाई टी के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, लीनियर रिलेशन आएगा। तो जब भी एक्स टी और वाई टी के बीच में लीनियर रिलेशन होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा अपने पास, लीनियर हो जाएगा। दूसरी चीज, जो यहाँ पे टी की टर्म होगी, अगर टी की टर्म जो है मल्टीप्लीकेशन में है या टी स्क्वायर है या ए टी है, लाइक दैट, जब भी आपके पास ऐसी टर्म आएगी तो टाइम वेरिंग सिस्टम बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, टाइम वेरिंग। तो आंसर क्या होगा, लीनियर एंड टाइम वेरिंग, राइट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, लीनियर रिलेशन होना चाहिए। और जब भी आपको टी की पावर में क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, टी की कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई है, माइनस है, जब तक नॉर्मल टी नहीं है आपके पास तब तक वो टाइम वेरिंग सिस्टम बनेगा, हमेशा याद रखना इस चीज को, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, लीनियर एंड टाइम वेरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंस बिटवीन जेड ट्रांसफॉर्म एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। देखो जब हम जेड ट्रांसफॉर्म और लैपलेस ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो ये लैपलेस का एस प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये क्या है, जे ओमेगा एक्सिस है। एंड जब हम बात करेंगे जेड प्लेन की, तो जेड प्लेन में क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है जेड प्लेन, राइट। जो कॉम्प्लेक्स प्लेन, जेड प्लेन जब कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, इन दोनों के बीच में अगर मैं मैपिंग की बात करूंगा तो बेसिकली यहां से क्या आता है, जेड क्या होता है, यहाँ पे मोड जेड होगा और यहां से क्या होगा, उसका एंगल चलेगा, जो भी जेड आएगा। तो कंप्लीट जो है जेड क्या बनाता है, सर्कल्स बनाता है यहाँ पे। तो देखिए जब हम इसकी बात करेंगे जेड और इसके बीच में क्या होगा, तो जेड और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, जेड बेसिकली ई रेज टू द पावर माइनस एस टी के इक्वल होता है। अगर सॉरी प्लस एस, इस टी को आप 1 रिप्लेस कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो एस की है, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो क्या बनेगी, बेसिकली इस यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेगी। एंड जो राइट हैंड साइड होगी वो कहां पे मैप होगी, यूनिट सर्कल के आउटसाइड मैप होगी। और जो आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, जे ओमेगा एक्सिस है, वो कहां पे मैप होगी, इस यूनिट सर्कल पे मैप होगी। तो ये मैपिंग होती है एस प्लेन्स टू जेड प्लेन। लेफ्ट हैंड साइड यूनिट सर्कल के इनसाइड, यूनिट सर्कल मींस जिसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ये जो सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, 1 है। तो यूनिट सर्कल पे कौन मैप होगा, जे ओमेगा एक्सिस मैप होगी। यूनिट सर्कल के इनसाइड कौन मैप होगा, लेफ्ट हैंड साइड। और यूनिट सर्कल के आउटसाइड कौन मैप होगा, राइट हैंड साइड। तो आंसर क्या आएगा, द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन मैप इनटू द इंटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल, करेक्ट। द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन इज मैप आउटसाइड द यूनिट सर्कल, ये भी करेक्ट है। द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ एस प्लेन मैप ऑन द बाउंड्री ऑफ द यूनिट सर्कल, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर। तो ये ध्यान रखना मैपिंग कैसे होती है। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ ए पीरियोडिक वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ। देखो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये क्या है, बेसिकली एक पीरियोडिक सिग्नल होगा तभी हार्मोनिक्स की उसने बात की है। और इसके अंदर क्या है, हाफ वेव सिमेट्री है। मतलब जैसा हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव में है वैसा ही नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए कहां पे है, नेगेटिव में। तो जब भी आपके पास कोई सिग्नल होगा जिसके अंदर क्या होगी, हाफ वेव सिमेट्री होगी, ध्यान रखने की चीज है ये, किसी पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। हाफ वेव सिमेट्री का मतलब है कि एक पूरी साइकिल को पकड़ो, हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, सिमिलर हाफ साइकिल के लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर टाइप का नेगेटिव में होना चाहिए। अगर कोई सेटिस्फाई करेगा इस प्रॉपर्टी को तो वो क्या ले रहा है अपने अंदर, हाफ वेव सिमेट्री को रखेगा। अगर किसी सिग्नल के अंदर हाफ वेव सिमेट्री है तो वहां पे केवल ओड हार्मोनिक्स आएंगे।
इवन हार्मोनिक क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये सिग्नल क्या रख रहा है अपने अंदर, हाफ वेव सिमेट्री रख रहा है। और इसने कौन सा हार्मोनिक पूछा है, सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट पूछा है, तो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे केवल कौन से हार्मोनिक्स बचेंगे, ओड हार्मोनिक्स बचेंगे, तो सेकंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा, जीरो। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे ये, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है आपको सिग्नल्स की, तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते थे। तो यही क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आए थे, राइट। अगर आप लेक्चरर की वैकेंसीज जो निकली है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, जो मास्टर्स कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और आप हमारा मॉड्यूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।